अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग बखैर होंगे। आलमी हालात हाज़रा। आज की सबसे बड़ी खबर तो वेनेजुएला से आ रही है कि वहाँ ज़लज़ला के 2 झटके आए हैं और काफ़ी बड़ी तबाही हो सकती है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 10,000 से लेकर के 1 लाख तक जानी नुकसान। अभी जो है कन्फर्म जो है वेनेजुएला की तरफ से आया है कि 32 लोगों की हिलाकत हो गई है और 500-600 लोग ज़ख्मी हैं। तो अब ये 10 से लेकर के 1 लाख तक ये अंदाज़ा है। ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ये हालात पे डिपेंड करता है। तो अभी बात करते हैं ईरान और अमेरिका के ताल्लुक से। मामला वही है, टेक्निकल गुफ्तगू वगैरह जारी व सारी है। बस यहाँ पे मामला हुआ है लेबनान में, कि लेबनान में कल जो है इसराइल ने 2 लोगों को शहीद कर दिया और आज खबर आ रही है कि इसराइल ने कहा कि हमारा एक फ़ौजी मारा गया है। अब उसके बदले में वो क्या करता है वो देखने की बात होगी। बकिया इसराइल कह रहा है कि हम जो है लेबनान से जो है अपने फ़ौजी नहीं हटाएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप उसके लिए क्या कर सकता है वो देखने की बात होगी। इधर जो है खबर आ रही है कि ये लोग जो है अपना इस्लामिक नेटो बनाने की भी कोशिश में हैं। यानी तुर्की है, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है और कतर है और उसमें ईरान को भी शामिल किया जाएगा। देखिए इसमें इख्तलाफात तो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत मुश्किल होगा कि ये लोग जो है कोऑपरेशन तो कर सकते हैं, पार्टनर नहीं बन सकते। एक तो दूसरे पे एतमाद करना बहुत मुश्किल है। अगर यह करना ही रहता तो वो आईसी इससे बड़ा प्लेटफॉर्म है, आराम से कर सकते थे। लेकिन उसके लिए कुछ गिव एंड टेक का मामला करना पड़ता है जो इसके लिए तैयार नहीं है। अब यह है कि अरब वालों के लिए बेहतर यही होगा कि अमेरिका से दोस्ती ख़त्म करके और ईरान से ही ताल्लुकात को बेहतर कर ले, तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे और एक दूसरे के साथ जो है तजारती और दूसरे ताल्लुकात मजबूत कर लें ताकि जंग की नौबत ही ना आए। और फिर बस एक रह जाएगा इजराइल, तो उससे निपटना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बल्कि अगर इधर के इत्तेहाद की मजबूती देख करके वो खुद ही हौसला खो बैठेगा। लेकिन ये मुश्किल है क्योंकि एतमाद का बहुत ज़्यादा फुकदान है। लेकिन धीरे धीरे एतमाद बहाल किया जा सकता है या करने की कोशिश की जा सकती है। तो ये सूरत हाल है। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा अमेरिका के ताल्लुक से और यूरोप के में। यूरोप में जो है आप जानते हैं कि यहाँ पर तुर्की में जो है नेटो की समिट होने वाली है 7 और 8 जुलाई को, नेक्स्ट मंथ। अब ये मंथ ख़त्म होने वाला है ये। अब ये नेटो के समिट जो है ये बहुत ही अहम होने वाला है क्योंकि इसमें जो है अमेरिका जो है नेटो के बारे में फाइनल फैसला देने वाला है एक लिहाज से कि वो किस हद तक नाराज़ है और किस हद तक आगे साथ चल सकता है। क्योंकि उसको ईरान इजराइल जंग में बहुत बड़ा झटका लगा है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो उसके लिहाज से जो है यूरोप वाले भी मीटिंग कर करके अपना मैसेज अमेरिका को दे रहे हैं और अमेरिका भी मैसेज दे रहा है। कल देखिए कि नेटो का जो चीफ है मार्क रूटा, वो वाशिंगटन गया हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात किया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा दिल का भड़ास निकाल दिया कि नेटो को हम पालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन नेटो ने जो है हमें मदद नहीं किया। यानी मदद का ऑफर नहीं किया। गर्चे हमें मदद की ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी करते तो फिर एक बात समझ में आती, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मार्क रूटा ने भी कहा कि देखिए डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे में किए ही हैं, क्योंकि अमेरिका के जितने भी मिलिट्री बेसिस हैं यूरोप वगैरह में, 2-4 ममालिक को छोड़ करके अक्सर व बेशतर तो वहीं से आपके जहाज़ उड़ते थे और जो है जाके अटैक करते थे। तो ऐसी बात नहीं है कि सारे यूरोप वाले आपसे नाराज़ नहीं है और ऐसा नहीं कि आपको साथ नहीं दिया गया है। बस ये लोग वो लोग अवॉइड करते थे कि ये जंग मजीद ना फैल जाए, जिसकी वजह से थोड़ा सा एहतियात किए। इधर यूरोप वाले भी मीटिंग कर रहे हैं कि 7 तारीख को जो मीटिंग है डोनाल्ड ट्रंप आएगा, किस तेवर के साथ आएगा, नहीं आएगा तो उससे पहले हम लोग भी अपना मैसेज दे देते हैं। तो जर्मनी ने जो है ऑनलाइन समिट बुलाया E5 का, यानी यूरोपियन 5 कंट्रीज का। पावरफुल 5 कंट्रीज जो है यूरोप में, यानी यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और इटली। और इन लोगों ने मीटिंग करके ये मैसेज देने की कोशिश किया कि हम लोग जो है नेटो को मजबूत देखना चाहते हैं,
नेटो में अमेरिका का रोल लीडिंग लिहाज से भी देखना चाहते हैं। लेकिन अगर अमेरिका जो है नहीं आता है तो भी हम लोग अपना दिफा करने की पोजीशन में हैं। और अमेरिका अगर रशिया और यूक्रेन जंग से भी बाहर निकल जाता है, फिर भी हम लोग जितना भी हो पाएगा हम लोग यूक्रेन की मदद करेंगे और अपना दिफाई खर्च भी बढ़ाएंगे और दिफाई मामला भी तय करने की कोशिश करेंगे। अमेरिका करता है नेटो के ज़रिए से तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। नहीं करता है तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग अपना डिफेंस नहीं कर सकते। अभी यानी अभी तक अमेरिका की वजह से थोड़ा सा जो है लाइटली ले रहे थे, और अमेरिका निकल जाएगा तो सीरियस हो जाएंगे। तो हम लोग अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी डिफेंस पॉलिसी खुद से तय करना शुरू कर देंगे। तो ये असल में 7 तारीख को जो नेटो समिट है ये बहुत अहम रहेगा। और सितंबर वगैरह में जो है इंडिया में ब्रिक्स की समिट है। इसमें आप देखिएगा कि जो है शी जिनपिंग और जो है व्लादिमीर पुतिन वगैरह का आमद है। तो ये भी बहुत अहम रहेगा। तो यानी सियासी लिहाज से जो है बहुत गहमा गहमी रहेगी। इसी में इंडिया के लिए जो है एक बड़ा प्रॉब्लम आ गया है कि ईरान की तरफ से जो है खामनेई साहब की जो फुनरल है 4 जुलाई से 9 जुलाई तक, उसमें दावत आई है कि आप आइए यहाँ पे। आप जानते हैं कि वहाँ पे तो माहौल एकदम अलग है ईरान में। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो है इस जंग में वो ईरान का साथ नहीं दिए, इसराइल का साथ दिए हैं। यहाँ तक कि जो है दुख भी नहीं, ये ट्वीट भी नहीं किया कि हमें दुख है कि उनकी शहादत हो गई। गलत हुआ सही हुआ वो तो दूर की बात है। तो अब इंडिया अगर वहाँ जाए तो इसराइल अमेरिका वगैरह नाराज़ हो जाए, यूएई नाराज़ हो जाए, और नहीं जाए तो फिर हम ईरान के लिए इससे ज़्यादा जो सीरियस चीज़ कोई नहीं है। तो अभी देखिए कि बीच का रास्ता निकालते हैं कि किसी मिनिस्टर वगैरह को भेज देते हैं या नहीं भेजते हैं, या खुद जाते हैं। तो ये एक बड़ा मसला है और प्राइम मिनिस्टर के लिए एक मुसीबत की बात होगी। इसी तरह जो है ब्रिक्स समिट में जब ये आएंगे तो इंडिया के लिए जो है इंडिया, चाइना, रशिया एक साथ ही करना। फिर इधर जो है सऊदी अरब, ईरान, यूएई, ये तीनों, अब ये तीनों भी एक दूसरे से नाराज़ हैं। अमेरिका, ईरान और यूएई के जो है नहीं बनती है, यूएई और सऊदी की नहीं बनती है, सऊदी ईरान की नहीं बनती है। तो सबको जो है मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, अब असल बात पे आते हैं। वेनेजुला के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पर जो है कराकस के जो है 168 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जो है ये आया, 2 झटके आ गए। तो 7.2, 7.5, जिसकी वजह से बिल्डिंगें वगैरह जो है ये हो गई। तो अभी सब लोग जो है मदद के लिए दौड़ रहे हैं। अमेरिका भी, हम भी मदद करेंगे सब चीज़। और इमरजेंसी जो है नाफिज कर दी गई है डेल्सी रोड्रिगोस की तरफ से, जो अभी इंटरिम प्रेसिडेंट है। लेकिन आज हम बात करेंगे, एक बड़ा अमेरिका को झटका लगा है चाइना की तरफ से, मालूम है कि नहीं, कि सुपर कंप्यूटर में चाइना आगे निकल गया है अमेरिका से। इसमें मैं आर्टिकल जो है चैट जीटीपी की मदद से लिखा हूँ, तो वो जो है मैं ग्रुप में शेयर कर दिया था। तो अमेरिका जो है आगे आगे भाग रहा है और चाइना पीछे पीछे दौड़ रहा है। लेकिन दौड़ने की रफ्तार जो है चाइना की तेज़ है और अमेरिका की कम है, जिसकी वजह से वो एक एक कदम जो है उसको बराबरी करता चला जा रहा है। इधर जो है ताइवान वाले की हालत ख़राब है, वो अब जो है मिले वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं कि कभी भी हम पर जो है हमला किया जा सकता है चाइना की तरफ से। और चाइना के लिए इससे बेहतर मौका हो ही नहीं सकता कि अमेरिका जो है अभी जंग हारा है, थक गया है। तो इस लिहाज से जंग हारने के बारे में कहा जा रहा है कि वो जंग जो है, यानी जो जंग वियतनाम में हारा था 1975 वगैरह में, उससे भी बुरी तरह जंग हारा है ईरान में। वहाँ तो वॉर कंपनसेशन नहीं देना पड़ा था, यहाँ तो वॉर कंपनसेशन भी देना पड़ा है, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा जो है मलामत हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप तो समझे कि इसराइल जिसकी मदद किया, जिसके वजह से जंग में कूदा, वो भी नाराज़ है कि तुम क्यों मसालहत कर रहे हो डर करके। और अगर नहीं करता है तो वहाँ के लोग जो है नाराज़ हैं कि क्या मिला तुमको जंग करके। तो हर तरफ से जो है मुसीबत में है। तो वो तो गुरूर का असर नीचा तो होता ही है। तो देखिए कि मामला क्या होता है। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि बहुत सारे लोग मुबालगा आराई से काम लेते हैं, हकीकत को जो है वो पर्दापोशी कर देते हैं कि अमेरिका हार गया, ईरान जीत गया। नो डाउट,
लेकिन हर हार जीत के जो है अलग अलग लेवल लेते हैं। तो इस लिहाज से हार जीत जो है वो ये हर तरह का नहीं, एक ही नहीं रहता है। अभी देखिए वियतनाम में जो है अमेरिका हार गया 1975 में, ठीक है, और 1991 में सुपर पावर बन गया। तो अब ये हार का क्या मतलब हुआ? इसी तरह आप देखेंगे कि जो है यूएसएसआर अफगानिस्तान में हार गया 1989 में, और 1991 में टूट 15 हिस्सों में टूट के बिखर गया। तो ये हार असल हार है कि आप जो है बिखर के रह जाए। यहाँ पर जो है एक तरह से इज्जत की हार है कि तुम जो चाह रहे थे करना वो नहीं कर पाए। वरना कोई भी एक जो है, समझिए कि अमेरिकन शहरी कोई नहीं मारा गया। हाँ ठीक है, यहाँ पर बेस वगैरह है, उसको कुछ हुआ हुआ, ये पूरा अमेरिका, उसकी फैक्ट्री, उसकी ये सारी चीज़ें सेफ है। हाँ, वो दूसरी जगह दादागिरी करने जाता है, वहाँ पे कहीं पे चल जाती है, कहीं पे नहीं चल जाती है। तो ये हार एक अलग होता है, और एक जो है कोलैप्स वाला हार अलग होता है। तो लोग जो है हार को ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जैसे अमेरिका ही टूट गया। तो अमेरिका नहीं टूटा है, अमेरिका की पूरी ताकत इंटैक्ट है। तो उस लिहाज से जो है ये समझिए कि एक जो है झड़प, इसमें जो है ईरान की बेहतर पोजीशन रही, और अमेरिका जो है अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। बकिया और भी जो है मतलब मामला चलता रहेगा। लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूँ कुछ और अमेरिका के इलेक्शन के ताल्लुक से। इसराइल के लिए भी प्रॉब्लम है, इस पे भी मैं आर्टिकल जो है ग्रुप में शेयर कर दिया था रात ही में। यहाँ पर क्या हुआ है कि ज़हरान ममदानी जो है छा गया है, और वो समझिए कि बर्नी सैंडर्स से भी बड़ा पॉलिटिशियन हो गया है ज़हरान ममदानी, जो कि पिछले ही साल वो समझ जाइए कि वो मेयर बना है। तो उसके ताल्लुक से क्या मामला है, मैं थोड़ा स्टडी किया हूँ तो मैं आप लोगों को जो शेयर कर देता हूँ। न्यूयॉर्क, ये देखिए न्यूयॉर्क है ये। तो यहाँ पर जो है पिछले साल जो है ये एक न्यूयॉर्क स्टेट है और एक न्यूयॉर्क सिटी है। तो ज़हरान ममदानी जो है न्यूयॉर्क स्टेट का जो है वो ये नहीं है, गवर्नर नहीं है, बल्कि न्यूयॉर्क स्टेट में जो एक न्यूयॉर्क सिटी है उसका मेयर है। तो सिटी का मेयर होना और स्टेट का गवर्नर होना, अमेरिका में स्टेट का गवर्नर जैसे इंडिया में जो है स्टेट का चीफ मिनिस्टर। तो इस लिहाज से ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि वो न्यूयॉर्क स्टेट का गवर्नर है, नहीं। न्यूयॉर्क स्टेट्स में जो न्यूयॉर्क सिटी है उसका मेयर है। जैसे महाराष्ट्र एक स्टेट्स है, उसका एक शहर है बम्बई, और उसका कोई मेयर है, तो ऐसा है। लेकिन अभी उसने जो है अपना पॉलिटिकल ग्राफ जो है बड़ा कर लिया है। वो मामला क्या हुआ है कि अभी आप जानते हैं मिड टर्म इलेक्शन होना है। उसके लिए दोनों पार्टी जो है अपने अपने कैंडिडेट को सेलेक्ट करती है। सेलेक्ट करने के लिए वहाँ भी जो है पार्टी के मेंबर के दरमियान जो है इलेक्शन करा देते हैं। इसको प्राइमरी बोलते हैं। तो न्यूयॉर्क में टोटल जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए 26 सीट है, और स्टेट्स के लिए सेनेट के लिए 2 रहते हैं। 2 में से एक का इलेक्शन होता है, एक का बाद में होता है। अभी मैं पूरा तरीका बताता हूँ। तो इस 26 में से जो है कहीं कहीं पर तो टक्कर रहता ही नहीं है कि यही फिक्स है, यही जो है आगे बढ़ेगा। कहीं कहीं पर टक्कर रहता है कि किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में कह देते हैं ना कि हम भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे। अच्छा ठीक है भाई, लड़ोगे तो आ जाओ। अब 3 कैंडिडेट आ गए, तो भाई पार्टी के लोग जो है जिसको सेलेक्ट करेंगे वही समझेंगे कि रिपब्लिकन से जाके नवंबर में लड़ेगा। तो उसमें 26 में से जो है ज़हरान ममदानी ने 3 कैंडिडेट को सपोर्ट किया, कहा कि ये इसको मैं बैक करता हूँ, अब पूरी ताकत लगा दिया। तो रिजल्ट ये आया कि वो तीनों के तीनों जीत गए, यानी डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए वो सेलेक्ट हो गए। तो इसको बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि इनका पूरा मौक़िफ़ ये है कि इज़राइल जो है वो जेनोसाइड कर रहा है, गज़ा के साथ जो है बदसलूकी कर रहा है, और उस पर जो है पाबंदी लगनी चाहिए। यानी पाबंदी मदद के लिहाज से, हथियार के लिहाज से, डिफेंसिव भी, ऑफेंसिव भी, हर लिहाज से। तो ये एक बहुत बड़ी बात आ रही है कि न्यूयॉर्क सिटी में, न्यूयॉर्क सिटी आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है तिल अवीव के बाद सबसे ज़्यादा ज्यूज़ अगर कहीं है तो न्यूयॉर्क सिटी में है।
अब वहाँ पर जो है इज़राइल मुखालिफ पार्टी जीत जा रही है, ये बड़ी बात है। और ज़ोहरान ममदानी जो है किंग मेकर बन जा रहा है। तो खबर ऐसी आती है कि लगता है कि जो है पूरे न्यूयॉर्क का ही जो है वो में गवर्नर है, ये भी गलत बात है। और दूसरे लग रहा, कल ऐसी खबर आ रही थी हेडिंग वगैरह किसी तरह ऐसा लग रहा था कि 26 के 26 जीत गए हैं। 26 में से 3 जीते, लेकिन स्ट्राइक रेट जो है वो 100% हो गया, क्योंकि वो 3 ही कैंडिडेट को सपोर्ट ही किया था। अब 26 के 26 को करता और 3 जीता तो फिर तो हार मानी जाती, लेकिन उसने बहुत चालाकी से जो है 3 ही को किया और 3 जीत गया। तो इस लिहाज से 100% रिजल्ट माना जा रहा है। तो वो जो है थोड़ा सा उसका रुतबा बुलंद हो गया। तो अब मैं थोड़ा सा जो है अमेरिका में इलेक्शन कैसे होता है उसके बारे में ब्रीफ बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आम लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि ये क्या है। देखिए अमेरिका में जो है इलेक्शन जो है, प्रेसिडेंट्स का जो इलेक्शन पहले होता है तो ऐसे होता है कि यहाँ पे 4 साल पे इलेक्शन होता है। पहली बात तो ये है, यानी 22 में, ये 20 में हुआ, 24 में, अब 28 में होगा। यहाँ पे 50 स्टेट्स हैं, ठीक है। अब हर स्टेट्स जो है छोटा है बड़ा है, उसके लिए जो है इलेक्टोरल कॉलेज जो है दिया हुआ है कि आपके यहाँ से इतने रहेंगे। जैसे कैलिफोर्निया से जो है 54 है। तो इनमें से जो है ये सब रिपब्लिकन भी अपने अपने लेके जाते हैं और डेमोक्रेटिक वाले भी लेके जाते हैं। और जिसका ज़्यादा हो जाता है वो समझ जाइए कि वो जीत हो जाती है। अब फिर वो उसके बाद उसका मामला ख़त्म हो जाता है। इसमें बस एक नई चीज़ ये रहती है कि जैसे कैलिफोर्निया में 54 है, तो अगर डेमोक्रेटिक वाले जो है, डेमोक्रेटिक वाले 30 जीत जाए, 30 सीट, और रिपब्लिकन वाले जो है 24 जीतते, तो ये ज़्यादा ये जीता डेमोक्रेटिक वाले, और ये कम जीता, तो ये 54 का 54 जो है वो डेमोक्रेटिक का हो जाएगा। विनर टेक ऑल वाला मामला है। ये सिर्फ जो है प्रेसिडेंट्स इलेक्शन के लिए ये फॉर्मूला है, ये बात समझ लीजिए। पहली बात तो ये है। तो ये प्रेसिडेंट्स इलेक्शन ऐसे होता है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है कांग्रेस है। कांग्रेस जो कानून बनाती है, कांग्रेस में 2 हाउस है, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और एक जो है सेनेट है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो है 335 सीट है, 435 सीट है, 435। और सेनेट में 100 सीट है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए सिर्फ 2 साल के लिए इलेक्शन होता है, और सेनेट के लिए एक लिहाज से समझिए कि 6 साल के लिए इलेक्शन होता है। और प्रेसिडेंट का जो है 4 साल के लिए इलेक्शन होता है। तो ये असल में समझना। तो इसी वजह से मिड टर्म जो इलेक्शन होता है वो ये भी बहुत अहम हो जाता है। यानी जब प्रेसिडेंट्स का इलेक्शन होता है तो उसके साथ साथ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का भी 435 का हो जाता है। और ये जो है ये हाउस कभी डिसॉल्व नहीं होते। इसमें से 1/3 के लिए हमेशा जो है वो इलेक्शन होता है हर 2 साल पे। 6 साल के लिए रहता है, जैसे इंडिया में भी राज्यसभा 6 साल के लिए है। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5 साल के लिए है। यहाँ पर जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से 2 ही साल के लिए, एक लिहाज से समझाने के लिहाज से बता रहा हूँ। तो इस लिहाज से समझ जाइए कि अभी जो मिड टर्म इलेक्शन होना है नवंबर में, तो ये 435 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए होना है, और ये 1/3 जो है ये सेनेट के लिए होना है, जो 33 बनता है, और 2 स्पेशल है, तो कुल मिलाकर के 35। तो 435 और ये सेनेट का 35, यानी 470 सीट के लिए इलेक्शन होना है। तो ये मिड टर्म इलेक्शन कोई छोटा मोटा इलेक्शन नहीं है, ये बहुत अहम इलेक्शन है। तो अगर दोनों में जो है अगर डेमोक्रेटिक वाले अगर जो है जीत जाते हैं, तब तो समझ जाइए कि डोनाल्ड ट्रंप का इम्पीचमेंट होना भी तय हो जाएगा। कोई ना कोई मुद्दे में उसको फंसा दिया जाएगा। लेकिन अगर एक में भी जीतते हैं और एक में हार जाते हैं, यानी एक में डेमोक्रेटिक की मेजोरिटी आ जाती है, एक में रिपब्लिकन की मेजोरिटी आ जाती है, तो भी डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पांव बंध जाएंगे कि वो कोई ख़तरनाक कानून ही नहीं पास कर पाएगा। और अगर यही हाल रहे तो दोनों में अगर हार गए, तब तो समझ जाइए कि वक्त से पहले ही जाना उसका तय हो जाएगा। तो ये जो है मैं सोच रहा था कि आप लोगों को बता दूं
कि ये जो है कन्फ्यूज़न वाला मामला है कि आम तौर से लोग समझते हैं कि जैसे प्रेसिडेंट्स के लिए जो है 4 साल के लिए टर्म है, वैसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए भी 4 साल का है और सेनेट के लिए 6 साल का है। तो नहीं, प्रेसिडेंट 4 साल के लिए, लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ 2 साल के लिए, और सेनेट जो है 6 साल के लिए। लेकिन हर 2 साल पर इसका इलेक्शन होता है, क्योंकि 100 में से जो है 1/3 ही का इलेक्शन एक साथ होता है। तो अभी जैसे 2024 में 33 के लिए हुआ, फिर जो है 2026 में अभी जो नवंबर में वो 33 का होगा, और फिर 2028 में 33 का होगा। तो 33 से 99 हो जाएगा, एक आगे बढ़ा दिया जाएगा इस तरह। और ये 33 जाएगा तो दूसरे 33 आ जाएगा, फिर दूसरे। तो ये हाउस कभी डिजोल्व नहीं होती, हाउस चलती रहती है। 1/3 जाते रहते हैं, 1/3 आते रहते हैं, 1/3 जाते रहते हैं, 1/3 आते रहते हैं। लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वाला जो है, ये पूरा हाउस डिसॉल्व होता है और फिर नया हाउस जो है आ जाता है। तो इस तरह से जो है यहाँ वर्क होता है। तो इस लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप को बहुत हालत ख़राब है कि अगर आवाम ज़्यादा नाराज़ हो जाए तो फिर हमारे लिए ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो है कॉकरोच पार्टी का जो है, जैसे भी जो है समझ जाइए कि जंतर मंतर पर धरना जारी सारी है। आज खबर आ रही है कि शायद आज ख़त्म भी करने वाले हैं, लेकिन कोई वाज़ह ये नहीं है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में मोहन यादव की बात आई है कि मोहन यादव साहब पूरे रिश्तेदार को जो है एक साथ अमीर कर दिए हैं। 168 एकड़ ज़मीन खरीदा है, और ख़रीदा है तो कोई बात नहीं है, चीफ मिनिस्टर अगर जो है बन गया है रिश्तेदार तो ख़रीदना ही चाहिए। लेकिन जिस जिस इलाके में ख़रीदा है उसी इलाके में रोड भी बनना शुरू हो गया, गवर्नमेंट स्कीम। और आप जानते हैं कि अगर कोई पड़ती ज़मीन हो और वहाँ से हाईवे वगैरह गुजर जाए तो फिर वो सोना हो जाता। तो इसके वजह से जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो नाक में आवाज़ डाल के बोलते थे, वो तो पूरा लग रहा है कि खाओ और डकार भी मत लो एकदम। बिहार में भी मामला आ गया है कि एक तिवारी साहब का मर्डर हो गया है, और अभी जो है सीएम साहब जो बने हैं वो कंपैरेटिवली जो है छोटे ज़ात के हैं, और तिवारी साहब का मर्डर हो गया है, जिसके वजह से तिवारी जितने भी ब्राह्मण वगैरह हैं वो एकदम जो है सड़कों पे आ गए। तो ऐसा ना हो कि जो है ये जो नए नए चीफ मिनिस्टर बने हैं उनको रिज़ाइन न करना पड़ जाए। तो देखिए, कार्रवाई पे कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं नहीं नहीं, कार्रवाई से कुछ नहीं होने वाला। इधर जो है बांग्लादेश की गुर्बत जो है चाइना से बढ़ रही है, मामला ये है। और बांग्लादेश भी कह रहा है कि अब जो है हम J-10 फाइटर जेट चाइना से खरीदने वाले हैं, 24 के करीब, वही फाइटर जो पाकिस्तान खरीदता है। अब पाकिस्तान का एक सबमरीन जो है 1971 के बाद फर्स्ट मरतबा बांग्लादेश के इसमें जो है बे ऑफ बंगाल में जो है टहलना शुरू करने वाला है या किया है। तो इस लिहाज से जो है वो इंडिया की घेराबंदी भी जारी सारी है। तो ये एक मुसीबत है। मैं आप लोगों को बताया था कि जो है ये पाकिस्तान जो हिम्मत दिखा रहा है, या तो चाइना के शह पे दिखा रहा होगा या फिर अमेरिका के नज़रअंदाज करने के इस पर दिखा रहा होगा, वरना तो अचानक ऐसे मामला कैसे हो सकता है। तो ये जो है एक मुसीबत है। उसी में एक इंडिया में एक कानून पास हुआ है, या क्लियरिफिकेशन आया है कि पासपोर्ट अब जो है ये सिटीजनशिप का जो है प्रूफ नहीं है। अब ये देखिए, यानी न जिएंगे न जीने देंगे वाली बात है। आधार कार्ड भी जो है सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, पैन कार्ड जो है सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, पासपोर्ट जो है वो सिटीजनशिप का ये नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। तो क्या है, तो क्या है वो हम नहीं जानते, लेकिन ये नहीं है ये हम बताएंगे। तो इससे जो है गवर्नमेंट की नीयत समझ में आती है कि ये क्या करना चाह रहे हैं। तो भाई कोई एक चीज़ को बना बता दो कि ये अगर है तो आप सिटीज़न हैं, ये प्रूफ है आपका, तो वही आदमी बनवा लें। लेकिन ये है कि अज़ाइम कुछ और हैं, जिसकी वजह से जो है इस तरह के मामला। तो ये चंद खबरें थी जो मैं सोचा आप लोगों को शेयर कर दूं। और मैं जो है तारीख पे रोज़ाना एक वीडियो बना रहा हूं। दिल्ली सल्तनत में से जो है तारीख़ हिंद बड़ा टॉपिक है, यानी 1200 से लेकर के 2000 तक 800 साल की तारीख बताना है। तो ब्रॉड हेडिंग जो है तारीख़ हिंद सीरीज़ से, इसमें 100 के करीब वीडियो बनेंगी इंशाअल्लाह। और उसमें जो है टॉपिक है अभी जो चल रहा है वो दिल्ली सल्तनत।
दिल्ली सल्तनत में सब टॉपिक है गुलाम ख़ानदान। गुलाम ख़ानदान में कल जो बनाए थे वो गयासुद्दीन बलबन। अब जो है आज इंशाल्लाह जो है तारीख़ हिंद सीरीज़, फिर दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जो है ख़ानदान जो आएगा वो खिलजी ख़ानदान आने वाला है, और उसमें जो नाम आएगा वो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। तो ये और एक और वीडियो जो है एडिटिंग वाली आने वाली है, चंगेज़ खान मंगोल हुकूमत किस तरह तबाही वगैरह फैलाई, ये सब वो मैं एक एडिटिंग वाली वीडियो दे रहा हूँ। उसके बाद बोर्ड पे भी समझा दूंगा, तो पूरी बात इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। जज़ाकल्लाह।